माननीय जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने हौसलों की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत रेडियो 9 के माध्यम से की। अब तक हौसलों की उड़ान की 7 कड़ियां प्रस्तुत हो चुकी है। पहली कड़ी में हमने आपको फूलवंती मीणा के बारे में बताया कि किस तरह जिले में ड्रोन दीदी के नाम से वे मशहूर हुई। दूसरी कड़ी में हमने आपको सुशीला मीणा से मिलवाया कि प्रतापगढ़ की नन्ही बालिका ने किस प्रकार दुनिया में अपना नाम रोशन किया। तीसरी कड़ी में हमने आपको राधा रैदास के बारे में बताया कि किस प्रकार उन्होंने खुद को जिले भर में लखपति दीदी के नाम से मशहूर किया। चौथी कड़ी में हमने आपको प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थेवा कला के आर्टिस्ट राजेंद्र सोनी और पुनीतराज सोनी से मिलवाया। पांचवी कड़ी में हमने आपको किसान शंभूलाल पाटीदार की कहानी बताई कि किस प्रकार सरकारी योजना से उन्होंने खेती में सफलता पाई। छठी कड़ी में हमने आपको प्रतापगढ़ के अमृत हाट मेले की प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू करवाया। और सातवीं कड़ी में हमने आपको प्रतापगढ़ के साइट सेवर संस्था की तुषिता मुखर्जी से रूबरू करवाया कि किस प्रकार उन्होंने मिशन दृष्टि से जिले के हजारों बच्चों की आंखों की सेहत में सुधार किया। तो दोस्तों, इसी तरह रेडियो 9 आपके सामने प्रेरणादायक कहानियां प्रस्तुत करता रहेगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया द्वारा रेडियो के माध्यम से शुरू किए गए कार्यक्रम हौसलों की उड़ान के इस एपिसोड में मिलिए तपस एनजीओ के राम अवतार जी और निशा चौधरी से और जानिए कि तपस किस प्रकार मुख बधिर बच्चों की देखभाल और उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। देखो, उसके सामने तो सारा आसमां पड़ा है, मगर परिंदे की जिद है बिन पंखों की उड़ा है। ये मेरी तुम्हारी हार जीत का मसला नहीं है, कामयाब वही है जो बिन पैरों के खड़ा है। नमस्कार श्रोताओं, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है 89.6 एफएम वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ हमारे कार्यक्रम हौसलों की उड़ान में। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं तपस एनजीओ से जुड़े राम अवतार जी और उनकी धर्मपत्नी निशा चौधरी जी। आपका स्वागत है राम अवतार जी और निशा चौधरी जी। मैं श्रोताओं को ये बता दूं कि तपस संस्थान आवासीय विद्यालय का संचालन करता है हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए और उनके शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य भी तपस संस्थान द्वारा किया जाता है। तो कैसे हैं आप राम अवतार जी और निशा जी? जी मैम, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। तो आप तपस संस्थान के बारे में और अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जी मैम, मैं राम अवतार चौधरी जो पिछले 11 सालों से तपस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और तपस संस्थान पिछले 20-22 सालों से 25 सालों से वर्क कर रहा है, जो कि दिव्यांग बालक बालिकाओं को लेके काम करता है। मेन हेड ब्रांच इसकी डूंगरपुर में है, जो इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 2000 में। लगभग आज देखा जाए तो 25वां साल चल रहा है जी। इस ऐसे बच्चों के क्षेत्र में संस्थान को काम करते हुए। तो निशा जी, आप मुझे बताइए कि आपके छात्रावास में किस किस प्रकार की दिव्यांगता के बच्चे हैं और टोटल कितने बच्चे हैं? मेरे स्कूल में 110 बच्चे, जिसमें मेंटल रिटार्डेड, आईडीडी और मूक बधिर, हियरिंग एड और ब्लाइंड, और जिसमें सेरेब्रल पाल्सी वाले भी है, ADHD भी है, हाइपर एक्टिविटी वाला, और जिसके अंदर मानसिक विमंदित बच्चे ज्यादा है जी। और मानसिक विमंदित बच्चों का ही छात्रावास है। तो मानसिक विमंदित बच्चों के लिए आप क्या सेवाएं प्रदान करते हैं? जी, मैं मानसिक विमंदित बच्चों के लिए जैसे उनके लिए योगा, उनका रहना खाना, उनका एजुकेशन, व्यवसाय से संबंधित सब कार्य किया जाता है। बच्चों को कौन सी किस चीज की आवश्यकता है, वो सब आवश्यकताओं को ध्यान में रख के सुबह 5 से लेके शाम को 9 बजे तक जी उनकी डेली एक्टिविटी सब होती है। उसमें एजुकेशन, रहना खाना सोना सारी व्यवस्थाएं देखी जाती है जी। तो आप किस उम्र के बच्चों को लेते हैं? 0 से 5 वर्ष से लेके अनलिमिटेड। जो मानसिक विमंदित बच्चा है वो बच्चा 30 ईयर का भी हो सकता है, उसकी कोई एज नहीं है जी। तो निशा जी, मुझे ये बताइए, आपके छात्रावास में कितने बच्चे पढ़ते हैं और किस किस प्रकार की दिव्यांगता के बच्चे हैं आपके पास? हमारे तपस संस्थान में 110 बच्चे भी रजिस्टर्ड है जी, जिसके अंदर मानसिक विमंदित, मूक बधिर और ब्लाइंड 3 कैटेगरी के बच्चों का एजुकेशन किया जाता है। और किस उम्र के बच्चे हैं आपके पास? स्कूल में 5 वर्ष से स्टार्ट है। तो मानसिक रूप से विमंदित बच्चों के लिए आप किस प्रकार की विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं? सबसे पहले उनकी आवश्यकता होती है उनकी डेली एक्टिविटी जी, जिसके अंदर उनको रहना खाना पीना, किस तरह उनको एजुकेशन से संबंधित शिक्षण दिया जाता है, उस बच्चे की उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग देख के वो कार्य निर्धारित किया जाता है डेली का जी।
तो राम अवतार जी, आप हमें ये बताइए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप कौन कौन सी अन्य गतिविधियां करते हैं और टेक्नोलॉजी का किस हिसाब से प्रयोग करते हैं बच्चों के विकास के लिए? सर्वांगीण विकास के लिए बालक को जैसे एक तो खेल से उसको जोड़ा जाए, योगा से उसको जोड़ा जाए, मेडिटेशन उसको करवाया जाए, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो अभी हमने सेटअप जमाया जिसमें बच्चों को कंप्यूटर का कार्य सिखाया जा रहा है, जिसमें बच्चे उस कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीख पा रहे हैं। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, उसको आपके चालू पास करना। कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स भी हैं फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? जी जी, जैसे कि ब्लाइंड बच्चों के लिए क्रिकेट किट है जो साउंड वाला है। जी। मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए एक एक्यूप्रेशर थेरेपी सिस्टम है, इक्विपमेंट्स। फिजियो बोले हैं, जो बच्चा यदि हाइपर हो रहा है तो उसको अपन उस पे उसको करवाएंगे तो वो उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो आपको सरकार से किस प्रकार की सहायता मिलती है राम अवतार जी? सरकार को जैसे हमारा स्कूल और जो छात्रावास चलता है उसमें सरकार द्वारा हमें अनुदान दिया जाता है, जो उन बच्चों के खाने पीने, आवास और शिक्षण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। आपके संस्थान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं निशा जी? स्कूल के अंदर 11 है और होम जो हॉस्टल चलता है उसके अंदर 26 है। अच्छा, इनको कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है दिव्यांग बच्चों के साथ? जो स्पेशल एजुकेटर है जी, वो डीएड बीएड इसी विशेष शिक्षा के अंदर ही उन्होंने डिप्लोमा किया है, बीएड किया है, एमएड किया है जी, और जो केयर टेकर है वो 12 पास होना चाहिए। जी, जी, बाकी साक्षर तो होना ही चाहिए, जो बाईजे वगैरह है। जी, 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 जी। तो राम अवतार जी, आप हमें बताएं, छात्रावासों में बच्चों के भोजन और पोषण की क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं? क्या कोई स्पेशल व्यवस्था की जाती है बच्चों की दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए? जी मैम, बच्चों के अकॉर्डिंग सुबह जैसे 7:30 बजे नाश्ता होता है, उसमें अलग अलग डे वाइज बटा हुआ, जैसे किसी दिन पोहे और दूध होगा, किसी दिन बिस्किट और चाय होगी। बच्चों को 4 टाइम खाने का फूड्स दिया जाता है, जिसमें 7:30 बजे नाश्ता हो गया, 11:30 बजे खाना हो गया, फिर 4 बजे अल्पाहार, शाम को 6 साढ़े 6 बजे खाना, जिसमें उनकी नीड को देखते हुए, जैसे तीखा कम होना चाहिए, ज़्यादा मिर्ची नहीं होनी चाहिए, बच्चों के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, हार्ड खाना नहीं होना चाहिए, जल्दी से मतलब पौष्टिक और पचने वाला होना चाहिए, उनकी दिव्यांगता को देखते हुए। इसमें जैसे ये रूल है कि अगर बच्चे को सुबह अगर मक्के का दलिया दिया है तो शाम को भी वही देना चाहिए। अभी जैसे हमारे हाई कोर्ट के जज आए थे जोधपुर से, उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि जैसे बच्चों को आप मोटा अनाज खिलाएं, और ये अभी अपने जो भारत सरकार है वो भी ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मोटा मिलेट्स अनाज के प्रयोग पर। हाँ, मोटा अनाज सही पे। बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या बच्चे अपने अभिभावकों के संपर्क में रहते हैं? जी मैम, जैसे हमारे पास 110 बच्चे हैं, जिसमें से 108 बच्चे परिजनों के बिल्कुल संपर्क में रहते हैं। जैसे महीने या 15 दिन में हम खुद पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चे की क्या आवश्यकता है, उसको कहीं घूमना है या उसको कुछ चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि परिवार से उसको जोड़ के रखना, न कि परिवार से अलग करना। और 2 बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड लाइन के माध्यम से हमारे पास रखे हुए हैं, उनके कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं है, उनका सारा सब हमें ही करना पड़ता है। और अभी जो नया लेटेस्ट बच्चा आया चित्तौड़ से, वो उसको जहाँ तक मेरा मानना है, उसको परिजनों द्वारा एक रेलवे स्टेशन पे छोड़ा गया, उसको चाइल्ड लाइन के माध्यम से हमारे पास रखा गया है। तो बच्चों के मनोरंजन और खेलों के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? बच्चों के मनोरंजन और खेलों के लिए डे वाइज हमारी एक एक्टिविटी चार्ट बना हुआ, जैसे मंडे को पीटी होगी, जो बच्चों को अलग अलग पोएम्स सभी साथ में स्टाफ भी बोलेगा, प्लस बच्चे भी करेंगे। बच्चों को जैसे क्रिकेट भी खिलाते हैं, बच्चों को बॉल से भी खिलाते हैं। अभी बच्चों का नया, अभी बच्चे खेलते हुए जैसे सितोलिया खेलना, जो जिन गेम्स को लोग भूलते जा रहे हैं वो गेम्स भी हम करवाते हैं। ट्रेडिशनल गेम्स को आप रिवाइव करना चाहते हैं। मैंने भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, मैं आपके संस्थान में आई थी और आपके बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। मुझे बच्चों ने पोएम सुनाई, बच्चों ने योगा करके दिखाया, बच्चों ने भजन गा के सुनाए, तो मुझे भी बहुत एहसास हुआ कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे, और बच्चे स्वयं भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। 5:30 से लेके रोज 6:30 बजे तक 1 घंटा उनका योगा का ही होता है। और बच्चे बहुत खुशी से दिखाते हैं, अपनी खुशी जाहिर भी करते हैं जब भी कोई उनसे मिलने आता
आते हैं। तो मुझे भी स्वयं बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपका संस्थान विजिट किया। तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप किस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं? बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे कि शिक्षा के साथ साथ में उसको वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ना, क्योंकि हर प्रश्न का यही उद्देश्य होता है कि मैं एक शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेरा आर्थिक परिवार कैसे चलाना है, मेरा गुजारा कैसे चलाना है। उसके लिए हम जैसे अखबार की थैली बनाना है, फाइल फोल्डर बनाना है, और नया हम मोमबत्ती बनाने का भी सांचा ला रहे हैं, जिसमें मोमबत्ती है, चौक बनाना है, ताकि जो सरकारी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, विद्यालय चल रहे हैं, उनमें यहाँ हमारे चौक तैयार होंगे और सभी विद्यालयों में हमारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसकी प्लानिंग अभी चल रही है। बच्चों को मैं तैयार करेंगे, जैसे ऊपर से नीचे फाइलें लेना, किसको बुला के लाना है चौकीदारी के हिसाब से, तो उनको रोजगार देंगे, क्योंकि वो 18+ हो गए। तो बच्चे हर प्रकार का अपने दैनिक जीवन का कार्य स्वयं कर सकें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, उस हिसाब से भी आप उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राम अवतार जी। आप मुझे बताइए, तपस में काम करने का मन कैसे बनाया आपने? जी मैम, तपस्या में काम करने का मन इसलिए बना कि जो हमारे जिले में थी योगेश संस्थान, उसमें मैं केयरटेकर काम करता था। मैंने डिग्री डिप्लोमा बाद में किया। डिग्री करने के बाद में जब डूंगरपुर सर से मिला, तो इनके माध्यम से बताया गया कि हमें प्रतापगढ़ में एक सेंटर चलाना है जी। तब से मेरा ये एक उद्देश्य था कि मैं इन्हीं बच्चों के साथ में वर्क करूं। और इसके पीछे मेरी सबसे बड़ी एक कहानी है कि मेरे बच्चा नहीं था, 7 महीने का बच्चा खत्म हो गया था, 8 साल तक मेरे बच्चे नहीं हुए। तो हमारा दोनों का मानस यही था कि जब तक अपन रहेंगे इन दिव्यांग बच्चों की सेवा करेंगे। 8 साल बाद लड़का भी है, अभी 8 साल का है, और ये साक्षात, मैं तो इनको भगवान मानता हूँ। लोग मंदिर ढोकते हैं, मैं सुबह उठ के इनके चरण छूता हूँ। तो मानसिक रूप से विमंदित बच्चों के साथ काम करने का आपका व्यक्तिगत अनुभव इतने सालों से कैसा रहा? निशा जी, आप भी बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मैंने तो कभी इसको स्कूल समझा ही नहीं। मैंने तो इसे एक परिवार समझ के रोज काम करती हूँ। सुबह से लेके शाम तक यही काम रहता है कि ये मेरे परिवार है, इसको अपने को चलाना है। जी जी। पर कभी तो ऐसा लगा होगा कि आज थोड़ा ज्यादा बच्चों को हैंडल करने में डिफिकल्टी आ रही है, कभी कोई ऐसा अनुभव रहा? ऐसा तो कोई अनुभव मोस्टली नहीं रहा, पर इसमें वही व्यक्ति काम कर सकता है जो सहनशील हो, जो अपने उग्रता पे कंट्रोल करने वाला हो, क्योंकि वो तो दिव्यांग बच्चे हैं। हो सकता है वो कोई खेल रहा है, आपके आके छांटा मार के चला जाए, तो ये उनके लिए वो नहीं है। ये अपने को पहले खुद को प्रिपेयर होना पड़ता है इनके साथ काम करने के लिए। सहनशीलता, कंपैशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जो ज्यादा भी जरूरत व्यक्ति बच्चों को सिखा रहे हैं। और जब तक अपन उनकी ग्राउंड लेवल में नहीं जाएंगे, तब तक अपन उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे मैं सभी स्टाफ को ये बोलता हूँ कि आप नौकरी पे नहीं आए हो, आप सेवा करने आए हो। बच्चे के लेवल पे जाके ही बच्चे को सिखाया जा सकता है, आप सही कह रहे हैं। तो इस काम के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इस काम के लिए मैम प्रेरणा जैसे समाज से भी मिलती है, और बहुत सारी चीजें मैं जब बाहर फील्ड में देखता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेज है, जैसे बाहर फील्ड में जाते हैं बच्चों के साथ, कई बच्चों के साथ अच्छा वर्क होता है, कईयों के साथ अच्छा वर्क नहीं हो पाता है। और ये अपना टीएसपी क्षेत्र तो स्पेशली इन चीज़ों के लिए मोस्टली यहाँ ज़्यादा आवश्यकता है। और मेरा उद्देश्य है कि जब यदि मेरे विद्यालय से बच्चे पढ़ के 2, 4, 6 बच्चे भी यदि सक्सेस होते हैं, तो उसमें मैं अपने आप को एक धन्य मानूंगा कि मैंने किसी का परिवार सक्सेस किया है। बहुत बढ़िया। इस कार्य में होने के दौरान आपके नजरिए में बच्चों के प्रति समाज का कुछ दृष्टिकोण बदला है? जी मैम, पहले जैसे फर्स्ट बार जो भी बंदा आता है, इन बच्चों से एक दूरी बना के रखता है। जब वो 1-2 बार आके जाता है, तो बिल्कुल उनकी तरह घुल मिल जाता है, और उनके साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं। लोगों का अटैचमेंट अब जुड़ने लगा है। और अभी नया जो बच्चों को बाथरूम बना के दिया भामाशाहों के माध्यम से, वो भी एक सोशल कनेक्टिविटी से ही हो पाया है। और अब बहुत सारे लोग एक्टिव हो रहे हैं इन बच्चों के प्रति, तो लोगों में चेंजेस हुआ है। तो आपके लिए सफलता का क्या मतलब है राम अवतार जी? मेरे लिए सफलता का मतलब यही है कि जैसे ये बच्चे पढ़ लिख के सक्षम हो जाएं, अपने परिवार को चलाएं। अपने परिवार में ये एक भ्रांति है कि मेरा बच्चा सुनता बोलता नहीं है, ये क्या कर पाएगा। यदि वो बच्चा सक्सेस होता है एक, तो उस परिवार के लिए इससे अच्छा पल शायद ही होगा, और वो मेरे लिए
एक स्वर्णिम अक्षरों में वो होगा कि मैंने किसी का परिवार संभाला है। तो आप हमारे दर्शकों को अंत में क्या कहना चाहेंगे राम अवतार जी? मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी आपको ऐसे बच्चे कहीं पे भी नजर आए तो उनको आप देखें, उनके परिवार से मिलें, उनकी क्या समस्याएं हैं उनके बारे में जानें और उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। सरकार ऐसे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जागरूकता नहीं होने के कारण उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रथम कार्य करें। बहुत धन्यवाद राम अवतार जी। और निशा जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की, अपने संस्थान के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया। आपका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप इसी तरह अच्छा कार्य करते रहें।